ज्यादातर लोगों को लगता है ना कि किसी बिजनेस की डूबने की सबसे बड़ी वजह सेल्स या बिक्री का ना होना है। हाँ, मतलब ये तो एक बहुत ही आम धारणा है, सबको यही लगता है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि अगर कोई कंपनी कुछ बेच नहीं पा रही है तो वो बस खत्म हो जाएगी। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम जिन नोट्स पर बात कर रहे हैं वो एक बेहद चौंकाने वाला सच बताते हैं। एकदम सही कह रही हैं। माइक माइकोलोविक्स की जो किताब है ना, प्रॉफिट फर्स्ट, उसके स्रोत हमें कुछ और ही दिखाते हैं। हाँ, उनके अनुसार ज्यादातर बिजनेस सेल्स ना होने से नहीं डूबते, बल्कि बेतहाशा बिक्री और गलत अकाउंटिंग के कारण डूब जाते हैं। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया रातों रात एक पैसे खाने वाले दैत्य में बदल जाता है, या जिसे वो कैश ईटिंग मॉन्स्टर कहते हैं। हाँ वही। और कैसे केवल एक साधारण से अकाउंटिंग फॉर्मूले को पलटने से इसे पैसे बनाने वाली मशीन में बदला जा सकता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस पूरी चर्चा का आधार ये समझना है कि जब हम खातों की, पैसे की या मुनाफे की बात करते हैं तो हर कोई सोचता है कि ये सिर्फ गणित का खेल है। हाँ, स्प्रेडशीट और नंबर्स। बिल्कुल। पर नोट्स गहराई से इस बात पे जोर देते हैं कि ये समस्या गणित की नहीं है। ये पूरी तरह से इंसानी मनोविज्ञान और हमारे स्वाभाविक व्यवहार के बारे में है। मतलब इंसान पैसे को देखता कैसे है। है ना? हाँ। और संकट के समय हमारा दिमाग कैसे फैसले लेता है, असली खेल वही है। पता है, जब मैं इन नोट्स को पढ़ रही थी तो मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई जिसका जिक्र किताब में बहुत खूबसूरती से किया गया है। अच्छा। कौन सी? डॉक्टर फ्रैंकेनस्टीन की उपमा। जरा सोचिए, जब डॉक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने अलग अलग अंगों को जोड़कर एक नया जीवन बनाया था तो वो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अरे हाँ। उन्होंने कुछ ऐसा रचा था जो पहले अस्तित्व में ही नहीं था। और कोई भी नया बिजनेस शुरू करना ठीक ऐसा ही होता है। किसी के पास कोई टैलेंट है, कोई आइडिया है और वो उसे जोड़कर एक कंपनी बना लेता है। सही कहा। शुरुआत में वो एकदम चमत्कारी लगता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि जल्द ही वो रचना एक भयानक दैत्य बन जाती है, जो अपने ही बनाने वाले की जान के पीछे पड़ जाती है। बिल्कुल। किताब के अनुसार एक बिजनेस मालिक खुद इस दैत्य का निर्माण करता है, जो उसकी रातों की नींद, उसका बैंक बैलेंस और शांति सब खा जाता है। और फिर उसे काबू करने की जद्दोजहद में जिंदगी एकदम नर्क बन जाती है। इस नर्क को नोट्स में चेक टू चेक और पैनिक टू पैनिक की स्थिति कहा गया है। बाप रे, पैनिक टू पैनिक, ये तो सुनकर ही डरावना लगता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां बैंक में पैसा आते ही कुछ पल की राहत मिलती है, जमे हुए बिल चुकाए जाते हैं और जैसे ही बैलेंस शून्य होता है, एक नई घबराहट शुरू हो जाती है कि अगले हफ्ते के खर्चे कैसे निकलेंगे। एकदम सही। और ये पैनिक इंसान से बहुत अजीब चीजें करवाता है। नोट्स में से सर्वाइवल ट्रैप नाम दिया गया है। सर्वाइवल ट्रैप? हाँ। इसको कैसे समझाया गया है? इसे ऐसे समझाया गया है कि मान लीजिए कोई बिजनेस पॉइंट ए पर है, जो कि एक संकट या क्राइसिस की स्थिति है, और उसे पॉइंट बी पर जाना है, जो उसका असली विजन है। हाँ, जहां वो पहुंचना चाहता है। पर संकट के समय विजन धुंधला हो जाता है। उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक बात गूंजती है, बस बेचो। हाँ, जस्ट सेल। किसी भी तरह आज का खर्चा निकालो। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि संकट के समय कोई भी आमदनी अच्छी लगती है, चाहे वो कैसी भी हो। सर्वाइवल ट्रैप की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये इंसान को ये भ्रम देता है कि वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि पैसा तो आ रहा है, लेकिन असल में वो अपने मूल लक्ष्य से बहुत दूर भटक रहा होता है। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण किताब में दिया गया है, अर्नी नाम के एक लॉन वाले का। हाँ, अर्नी की कहानी। तो अर्नी का मुख्य काम लोगों के बगीचे से सूखे पत्ते हटाना था। एक दिन वो पत्ते साफ कर रहा था और उसने देखा कि ग्राहक के घर के गटर में भी कचरा फंसा है। तो उसने सोचा होगा कि क्लाइंट सामने हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लूंगा तो आसान पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल यही सोचा उसने, और उसने गटर साफ करने का काम ले लिया। पर बात गटर तक रुकी नहीं। गटर साफ करते हुए उसे दिखा कि छत की कुछ ईंटें खराब हैं, तो उसने छत ठीक करने का भी ठेका ले लिया। और फिर छत से वो चिमनी सुधारने तक पहुंच गया। अरे बाप रे। बाहरी नजर से देखने पर तो लगेगा कि अर्नी बहुत समझदार बिजनेसमैन है जो हर अवसर का फायदा उठा रहा है, लेकिन ये आसान पैसे का जाल है। मतलब सर्वाइवल ट्रैप। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई भूखा इंसान सुपरमार्केट में खरीदारी करने जाए। वो हर वो चीज अपनी गाड़ी में डाल लेता है जो उसके सामने आती है, चाहे वो जंक फूड ही क्यों ना हो। एकदम सही। कोई भी खराब क्लाइंट या बेमेल काम अपनी गाड़ी में डाल लेने से पूरी डाइट यानी बिजनेस का असली विजन बर्बाद हो जाता है। और उस जंक फूड की कीमत भी बहुत भारी होती है।
एर्नी को पत्ते हटाने के लिए सिर्फ एक रैक और ब्लोअर की जरूरत थी, हाँ, साधारण औजार। लेकिन अब छत और चिमनी के लिए उसे लंबी सीढ़ियां, सुरक्षा उपकरण, ईंटें और विशेष औजार चाहिए। सबसे बड़ी बात, उसे ये नया काम सीखने के लिए समय लगाना पड़ेगा या किसी महंगे कुशल कारीगर को नौकरी पर रखना होगा। मतलब खर्चे बढ़ गए। बेतहाशा बढ़ गए। हर आमदनी लाभदायक नहीं होती है। एर्नी को लगा कि वो पैसे कमा रहा है, लेकिन असल में वो अपनी लागत को बढ़ा रहा था और अपनी दक्षता या कार्यकुशलता को खत्म कर रहा था। पर क्या ये सर्वाइवल ट्रैप सिर्फ एर्नी जैसे छोटे या कम पढ़े लिखे लोगों की कहानी है? लोगों को ऐसा लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। किताब के लेखक माइक माइक्लोविज की अपनी कहानी कुछ और ही बयां करती है। ये दौलत के भ्रम का एक ऐसा किस्सा है जो दिखाता है कि करोड़ों में खेलने वाले भी इसी जाल का शिकार होते हैं। माइक की कहानी सच में चौंकाने वाली है। जब उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी बेची, जो कि एक $multi-million कंप्यूटर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बिजनेस था, तो उन्हें $3,88,000 का पहला चेक मिला। हाँ, और उस चेक ने उनके अहंकार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। नोट्स बताते हैं कि उस पैसे को देखकर माइक को लगा कि उनके पास मतलब भगवान से भी ज्यादा पैसा है। क्या बात है। और अहंकार का आलम ये था कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन उन्होंने 3 गाड़ियां खरीद ली। एक ही दिन में 3 गाड़ियां। हाँ, एक डॉज वाइपर जो उनके कॉलेज के दिनों का सपना था, पत्नी के लिए सबसे महंगी लैंड रोवर और एक फालतू BMW। और शायद हवाई भी गए थे छुट्टियों पर। बिल्कुल। इसके बाद पूरे परिवार को लेकर हवाई के एक बहुत महंगे घर में छुट्टियां मनाने चले गए। उन्हें लगा कि उन्होंने सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला खोज लिया है, और इसी गलतफहमी में उन्होंने दर्जनों नए स्टार्टअप्स में बिना सोचे समझे पैसा लगाना शुरू कर दिया। अरे हाँ, उन्हें लगा कि उनकी पारस पत्थर जैसी जादुई छुअन इन कंपनियों को भी सफल बना देगी। उन्होंने खुद को एंजल इन्वेस्टर मान लिया था। लेकिन असलियत में वो एंजल ऑफ डेथ साबित हुए। उन्होंने उन स्टार्टअप्स के संस्थापकों को असली काम करने ही नहीं दिया, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि लगभग सारी कंपनियां डूब गईं। सारी के सारी। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने उनके उस दौलत के भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। वो 14 फरवरी 2008 का दिन था, वैलेंटाइंस डे। ओह, और माइक के पास बैंक में सिर्फ $10,000 बचे थे। उसी दिन उनके अकाउंटेंट कीथ का फोन आता है। कीथ बड़े उत्साह से कहता है, गुड न्यूज माइक, तुम्हारे 2007 के टैक्स का हिसाब हो गया है। तुम्हें सिर्फ $28,000 टैक्स देना है। सिर्फ 28,000 और बैंक में 10,000 है। हाँ, और ऊपर से कीथ की अपनी फीस भी $2,000 थी। कुल $30,000 की देनदारी। माइक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में चाकू घोंप दिया हो। बाप रे। उस रात जो हुआ वो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम मानसिक मोड़ है। डिनर टेबल पर जब माइक की पत्नी ने पूछा कि क्या वो ठीक है, तो माइक अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो टूट चुके थे। उन्होंने परिवार के सामने रोते हुए कबूल किया कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक एक पाई, उनका घमंड, दिखावा सब मिट्टी में मिल चुका था। और उसी भयानक खामोशी के बीच उनकी 9 साल की बेटी अडेला अपने कमरे में गई। हाँ, और थोड़ी देर बाद वो अपना डक्ट टेप और रबर बैंड से बंधा हुआ गुल्लक लेकर आई, ताकि उसमें से एक भी सिक्का बाहर ना गिरे। बिल्कुल। उसने वो गुल्लक डाइनिंग टेबल पर खिसकाते हुए अपने पिता से कहा, डैडी, हम इससे बाहर निकल आएंगे। सच में ये घटना सिर्फ भावुक करने वाली नहीं थी, इसमें पैसे का सबसे गहरा सबक छिपा था। एकदम सही। एक 9 साल की बच्ची ने वो कर दिखाया जो करोड़ों कमाने वाला एक अनुभवी बिजनेसमैन नहीं कर पाया। उस बच्ची को इनकम और वेल्थ के बीच का फर्क पता था। तो इसे थोड़ा और स्पष्ट करना जरूरी है। इनकम और वेल्थ में क्या अंतर है? देखिए, इनकम का मतलब है पैसे का आना, जिसे माइक तुरंत खर्च कर रहे थे। वो बस आ रहा था और जा रहा था। अच्छा। लेकिन वेल्थ या संपत्ति वो है जो उस गुल्लक में सुरक्षित थी। पैसे को बचाना और उस तक अपनी ही पहुंच को ब्लॉक कर देना ताकि वो खर्च ना हो सके। उस बच्ची ने अपनी वेल्थ को सुरक्षित रखा था। ये सब सुनकर एक विचार आता है दिमाग में, क्या ये सारी वित्तीय विफलताएं केवल अहंकार या लालच का परिणाम है? ऐसा लगता है कि माइक ने अपनी बेवकूफी से पैसा गंवाया। हाँ, बाहर से तो ऐसे ही लगता है। लेकिन नोट्स एक अलग ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। इसके पीछे असल में वो व्यवस्था और गणित है जिसे पूरी दुनिया सही मानती आई है। और उस व्यवस्था को समझने के लिए पहले रीसेंसी इफेक्ट को समझना होगा। ये इंसानी मनोविज्ञान का वो हिस्सा है जहां इंसान उन चीजों को ज्यादा अहमियत देता है जो उसके सामने तुरंत मौजूद होती हैं। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला सिद्धांत। लगभग वैसा ही। जब कोई बिजनेस ओनर अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, जो कि ज्यादातर लोग रोज करते हैं,
मैं भी रोज करती हूँ। है ना? तो अगर अकाउंट में पैसा दिखता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। इंसान तुरंत उस पैसे को जमे हुए बिलों या नए उपकरणों पर खर्च कर देता है। और जैसे ही बैलेंस शून्य होता है फिर से पैनिक शुरू हो जाता है। इसी को बैंक बैलेंस अकाउंटिंग कहते हैं। और इसी बैंक बैलेंस अकाउंटिंग का शिकार हुई डेबी हॉरोविच। डेबी 10 साल से दिन रात मेहनत करके एक एजेंसी चला रही थी। जब उन्होंने एक इंस्टेंट असेसमेंट किया तो वो फूट फूट कर रोने लगी और खुद को मूर्ख कहने लगी। रुको, आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये इंस्टेंट असेसमेंट क्या है। हाँ बताइए। आसान भाषा में कहें तो ये बैंक खातों और बिजनेस के खर्चों की एक त्वरित, बिना किसी सीए की मदद की गई जांच है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुरंत शीशे की तरह साफ कर देता है कि बिजनेस असल में कितना कमा रहा है और कितना जला रहा है। और जब डेबी ने वो जांच की तो उन्हें दिखा कि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके पास कोई दौलत या सफल बिजनेस नहीं था, सिर्फ तनाव था। बेबी अकेली नहीं है इस नाव में। एलेक्स नाम की एक बिस्ट्रो ओनर की कहानी भी है नोट्स में। उसकी अकाउंटिंग इतनी खराब थी कि उसे पता ही नहीं था कि ग्राहकों से लिया गया 7% सेल्स टैक्स सरकार का पैसा है। वो उसे अपनी रोजमर्रा की आमदनी समझकर खर्च कर रहे थे। बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि एक दिन टैक्स वाले बिना बताए उसके रेस्टोरेंट पहुंच गए और ग्राहकों के सामने ही गल्ले से सारा पैसा निकाल लिया। हे भगवान! उन्होंने चेतावनी दी कि या तो तुरंत टैक्स चुकाएं या जेल जाएं। ये सारी कहानियां एक ही जड़ की तरफ इशारा करती हैं और वो है हमारा अकाउंटिंग का तरीका। पूरी दुनिया गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करती है। इसका पारंपरिक फॉर्मूला है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट। यानी पहले बिक्री करो, फिर सारे खर्चे निकालो और जो बच जाए वो मुनाफा है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर गैप का यह फॉर्मूला इतना ही गलत है, अगर इससे इतने सारे बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं, तो दुनिया भर के लाखों अकाउंटेंट्स इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या गणित झूठ बोल सकता है? गणित कभी झूठ नहीं बोलता। तार्किक रूप से देखें तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट बिल्कुल सही है। अगर 10 रुपए कमाए, 8 खर्च किए तो 2 रुपए बचे। हाँ, लॉजिक में तो कोई खामी नहीं है। लॉजिक में कोई खामी नहीं है, खामी इंसानों की फितरत में। इंसानी फितरत और अकाउंटिंग के फॉर्मूले का क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। इंसान की फितरत है कि जितना भी संसाधन सामने होगा वो उसका पूरा इस्तेमाल कर लेगा। इसे अर्थशास्त्र में पार्किंसंस लॉ भी कहते हैं। अच्छा? हाँ, एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं इसे। टूथपेस्ट। जब टूथपेस्ट की ट्यूब नई और भरी हुई होती है तो इंसान ब्रश पर ढेर सारा पेस्ट लगाता है। हाँ, आराम से एकदम। लेकिन जब ट्यूब खत्म होने वाली होती है तो वो उसे दबा के मरोड़ कर आखिरी बूंद तक निकालता है और वो आखिरी 10% पेस्ट भी हफ्तों चल जाता है। हाँ, क्योंकि जब चीजें कम होती हैं तो हम अचानक बहुत समझदार और किफायती हो जाते हैं। सटीक। अब इस मनोविज्ञान को गैप फॉर्मूले पर लागू करें। फॉर्मूला कहता है पहले खर्चे करो, तो बैंक में जितना पैसा दिखता है बिजनेस उसे टूथपेस्ट की भरी ट्यूब समझकर खर्च कर देता है। हमेशा नए खर्चे सामने आ ही जाते हैं, नया सॉफ्टवेयर, नया ऑफिस, नया स्टाफ। और प्रॉफिट इस फॉर्मूले में सबसे अंत में आता है। मतलब मुनाफा एक बचे हुए खाने या लेफ्ट ओवर्स की तरह हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि बचे हुए खाने की क्या अहमियत होती है। ज्यादातर समय वो बचता ही नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है, हम अपने मुनाफे को सबसे कम अहमियत देते हैं। अब देखिए, अगर इंसानी फितरत को बदलना सालों का काम है और रातों रात को इंसान अपनी आदतें नहीं बदल सकता, जो कि सच है, तो ऐसा क्या किया जाए जो इंसानी फितरत के खिलाफ जाने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करे? नोट्स इसका बहुत ही क्रांतिकारी समाधान देते हैं और वो है फॉर्मूले को उलट देना। यही जन्म होता है प्रॉफिट फर्स्ट फॉर्मूला का। सही कहा। नया फॉर्मूला है सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू एक्सपेंसेस। ये सुनने में एक छोटा सा फेरबदल लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क। हाँ, इसका अर्थ ये है कि बिजनेस में जो भी कमाई हो, सबसे पहले अपना मुनाफा अलग निकाल लें और जो बचे उसी में बिजनेस के खर्चे पूरे करें। इस छोटे से बदलाव का असर कितना गहरा होता है, इसका जिक्र एक क्रिएटिव लाइव इवेंट के अनुभव में है। वहां काली एन बावर नाम की एक फोटोग्राफर बैठी थी। जैसे ही उन्होंने ये फॉर्मूला सुना, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, माइंड ब्लोन। क्योंकि ये छोटा सा बदलाव सालों की उलझन को एक झटके में स्पष्टता में बदल देता है। ये स्पष्टता इसलिए आती है क्योंकि अब आपने मुनाफे को बात के भरोसे नहीं छोड़ा, आपने उसे सबसे पहले सुरक्षित कर लिया। बिल्कुल। यहाँ पर बात सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है। जरा इस बात की कल्पना करें, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी शादी या बुफे में खाना खाने जाए। हाँ, जहाँ बहुत सारा खाना हो। वो अपनी प्लेट में सबसे पहले सेहतमंद खाना परोस ले और उसे अलग रख दे,
इससे पहले कि खर्चे रूपी राक्षसी भूख टेबल का सारा स्वादिष्ट लेकिन नुकसानदायक खाना सफा चट कर जाए। अरे वाह, क्या उपमा दिए। है ना? जब सबसे अहम चीज यानी सेहतमंद खाना या मुनाफा पहले ही सुरक्षित कर लिया जाता है तो भूख चाहे कितनी भी हो, पोषण तय रहता है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ पैसे बचाने का कोई टोटका नहीं है, ये बिजनेस चलाने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। वो कैसे? खर्चे तो फिर भी बिजनेस में होंगे ही। हाँ, लेकिन जब प्रॉफिट पहले ही निकाल लिया जाता है तो बैंक खाते में खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। ये वही टूथपेस्ट की खाली होने वाली ट्यूब वाली स्थिति पैदा कर देता है। ओहो, कम पैसा होने पर बिजनेस में एक कृत्रिम कमी या आर्टिफिशियल स्कार्सिटी आ जाती है। ये कमी बिजनेस को मजबूर करती है कि वो खर्चों को कम करे और अपनी दक्षता बढ़ाए। मतलब इंसान हर बेमतलब के खर्चे पर 2 बार सोचने लगता है। बिल्कुल। अने की तरह हर अवसर के पीछे भागने के बजाय बिजनेस केवल उन चीजों पर पैसा लगाता है जो सच में जरूरी हैं। ये मानसिक बदलाव किसी भी बिजनेस को खर्च करने वाली मशीन से एक स्मार्ट और कुशल मशीन में बदल देता है। तो अगर इस पूरी गहरी चर्चा के अहम हिस्सों को समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि कैसे शुरुआत में एक चमत्कार जैसा लगने वाला बिजनेस गलत अकाउंटिंग के कारण एक पैसे खाने वाले दैत्य में बदल जाता है। हाँ, और सर्वाइवल ट्रैप वो खतरनाक जगह है जहां बस बेचने की हड़बड़ी इंसान को उसके असली विजन से भटका देती है। और डेबी या एलेक्स की कहानियों से ये साफ हो जाता है कि सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर फैसले लेना तबाही ला सकता है। गैप अकाउंटिंग तार्किक हो सकती है, लेकिन ये इंसानी मनोविज्ञान के खिलाफ काम करती है। सफलता की कुंजी मुनाफे को आखिरी में बचने वाला लेफ्टओवर मानने के बजाय उसे सबसे पहले सुरक्षित करने में है। यह समझना भी बेहद जरूरी है कि यह ज्ञान केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो करोड़ों की कंपनियां चलाते हैं। यह उन फ्रीलांसरों, छोटे दुकानदारों और साधारण बिजनेस चलाने वालों के लिए भी उतना ही असरदार है जो दिन रात एक करके अपनी खून पसीने की कमाई को सिर्फ इसलिए खो रहे हैं क्योंकि उनके पैसे को देखने का नजरिया गलत है। जब मनोविज्ञान और फॉर्मूला एक दिशा में काम करते हैं तभी असली बदलाव आता है। चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो सीधे इन नोट से तो नहीं लेकिन इस पूरी फिलॉसफी से निकलता है। वो क्या? अगर इंसानी फितरत यही है कि जो कुछ भी उपलब्ध होता है हम उसे पूरी तरह खर्च कर देते हैं, चाहे वो पैसा हो या समय। सही बात है। तो जरा सोचने वाली बात है, किसी भी आम इंसान की निजी जिंदगी के और कौन से हिस्से ऐसे हैं जहां खुशी, परिवार या सेहत को सबसे आखिर में एक लेफ्टओवर्स की तरह रखा जा रहा है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। बहुत गहरी बात कही आपने। लोग अक्सर सोचते हैं कि सारा काम खत्म होने के बाद जो समय बचेगा उसमें वो खुश रह लेंगे या अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, लेकिन बचे हुए समय का भी वही हाल होता है जो बचे हुए मुनाफे का होता है। वो कभी बचता ही नहीं है। बिल्कुल। क्या जिंदगी में भी प्रॉफिट फर्स्ट लागू नहीं करना चाहिए? अपनी खुशी और सेहत को सबसे पहले सुरक्षित करना ताकि जिंदगी का जो चमत्कार मिला है वो कभी एक डरावने दैत्य में ना बदले। सोचने वाली बात है। वाकई ये चीजों को देखने का एक बहुत ही अलग और खूबसूरत नजरिया है। तो अगली बार जब बैंक बैलेंस देखा जाए तो बस ये ध्यान रहे कि उसमें से मुनाफा पहले ही निकाला जा चुका हो। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।